बच्चों सबको सुप्रभात। आपने पिछली कक्षाओं में कक्षा 9 में शब्दों के निर्माण के बारे में, रचना के बारे में जानकारी प्राप्त की होगी और शब्दों के निर्माण से परिचित भी होंगे। बच्चों, शब्दों का निर्माण विभिन्न रूपों में होता है। शब्दों के निर्माण में संधियों का योगदान होता है। शब्दों के निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय का योगदान होता है। शब्दों के निर्माण में समास का योगदान होता है। तो आज मैं आपको कक्षा में समास के बारे में बताऊंगा कि समास का क्या अर्थ होता है, समास के कौन कौन से घटक होते हैं और उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में कक्षा में चर्चा करेंगे। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम आपको आज समास की परिभाषा बताएंगे। तो समास की परिभाषा क्या होती है, समास किसे कहा जाता है, ज़रा इसके बारे में हम सभी लोग समझने का प्रयास करें। समास शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द, जिनको पद भी कहा जाता है, अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर। शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप करने पर नया शब्द बना, जिसको रसोई घर, जो एक सामासिक पद है, जो एक सामासिक शब्द है। अब हम चर्चा करेंगे समास विग्रह के बारे में। समास विग्रह क्या होता है? किसी समस्त पद या सामासिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। जैसे विद्यालय, विद्या के लिए आलय। माता पिता, माता और पिता। अब हम चर्चा करेंगे समास के प्रकार के बारे में। तो समास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास और तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्विगु समास और अंतिम तथा छठा, उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। अब हम आपके मध्य अव्ययी भाव समास के बारे में विस्तार से बताएंगे, चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद या पूरा पद अव्यय होता है। अब अव्यय किसे कहते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर
अव्यय की तरह प्रयुक्त हों, वहाँ भी अव्ययी भाव समास होता है। कभी कभी संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथाशीघ्र, जितना शीघ्र हो, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, यथाविधि, विधि के अनुसार, यथावसर, अवसर के अनुसार, और यथेच्छा, इच्छा के अनुसार। अब बात आती है तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, ज़रा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग ज़रा इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दें। मैं तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तत्पुरुष समास में दूसरा पद, जिसको हम परपद भी कहते हैं, वो प्रधान होता है, अर्थात विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। इसका विग्रह करने पर कर्ता व संबोधन की विभक्तियाँ, जिसमें ने, हे, ओ, अरे के अतिरिक्त किसी भी कारक की विभक्ति प्रयुक्त होती है तथा विभक्तियों के अनुसार ही इसके उपभेद होते हैं। जैसे यदि पहले की बात करें, का की बात करें, तो कर्म तत्पुरुष, जैसे इसका चिन्ह होता है को, जैसे कृष्णार्पण, कृष्ण को अर्पण। सुखद, नेत्रों को सुखद, वन गमन, वन को गमन। अब उसके बाद में चर्चा करेंगे ख की, कर्ण तत्पुरुष, जिसका चिन्ह होता है से के द्वारा, जैसे ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। हस्तलिखित, विग्रह करने पर हस्त से लिखित। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा रचित। अब बात आती है संप्रदान तत्पुरुष। इसका कारक चिन्ह होता है के लिए, जैसे हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। उसके बाद में विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब हम चर्चा करेंगे अपादान तत्पुरुष। इसका चिन्ह से होता है, लेकिन पृथक के लिए आता है, अलग होने के लिए आता है। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, पदुच्युत, पद से इच्युत, देश निकाला, देश से निकाला। अब हम बात करते हैं संबंध तत्पुरुष की, जिसका चिन्ह होता है का, के और की। जैसे मंत्रिपरिषद, मंत्रियों की परिषद। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। राजमाता, राजा की माता। और अमचूर, आम का चूर्ण। अब अंतिम जो तत्पुरुष समास है, जिसका विभेद है अधिकरण तत्पुरुष। इसका चिन्ह होता है मैं, पे, पर। जैसे वनवास, वन में वास। जीव दया, जीवों पर दया। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न।
घुड़सवार, घोड़े पर सवार। घृतान्न, घी में पका अन्न। कवि पुंगव, कवियों में श्रेष्ठ। अब हम तीसरे घटक के रूप में जिस समास की चर्चा कर रहे हैं वो है द्वंद्व समास। इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ज़रा आप लोग ध्यान से देखें, गौर से देखें कि इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दूसरा, दोनों पद प्रायः एक दूसरे के विलोम होते हैं लेकिन सदैव नहीं होते। तीसरी बात यह है, इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। जैसे माता पिता, माता और पिता। जल वायु, जल और वायु। फल फूल, फल और फूल। भला बुरा, भला या बुरा। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। अब चौथा जो समास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, वो है बहुब्रीहि समास। इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इसके क्या गुण होते हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो आप लोग इसके बारे में ज़रा सुनिए। पहला, बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता। दूसरा, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। तीसरा, इसका विग्रह करने पर वाला, है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जैसे गजानन, गज का आनन है जिसका, वह गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके वह शिव। चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी वह विष्णु। षडानन, षट आनन है जिसके वह कार्तिकेय। अब उसके बाद में पांचवा जो समास है उसको हम कहते हैं द्विगु समास। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं जानने की आवश्यकता है। बच्चों, द्विगु समास में प्रायः पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी परपद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं, जैसा कि बहुब्रीहि समास में देखा है। तीसरा, इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। उदाहरण, दो राहा, दो राहों का समाहार। पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। संपादक द्वय,
दो संपादकों का समूह, त्रिभुज तीन भुजाओं का समाहार। अब जो अंतिम समास है, जो छठे क्रम में है, वो है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की क्या विशेषताएं होती हैं, उसके कौन कौन उदाहरण हो सकते हैं, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। पहली विशेषता है कि कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है जो दूसरा पद विशेष से। दूसरा, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे पुरुषोत्तम, पुरुष जो उत्तम, नील कमल, नीला जो कमल, महापुरुष, महान है जो पुरुष, घन श्याम, घन जैसा श्याम, पीतांबर, पीत है जो अंबर, कुपुत्र, कुत्सित जो पुत्र, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म।